क्लास, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो क्लास 12th के लिए है, जिसमें आज हम लोग कार्नेलिया का गीत स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर मैं आप लोगों को बिल्कुल बिगनिंग से समझाऊंगी, बिल्कुल शुरुआत से। ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए बनाई जा रही है जो क्लास 12th में अब आए हैं। तो ये नोट्स पढ़ने के बाद, क्योंकि ये नोट्स इतने ईजी हैं और इतने स्पेशल हैं कि आप इस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन का आंसर बहुत इजी तरीके से दे पाएंगे, चाहे वो आपके एनसीईआरटी का हो या वो आपने एक्सटर्नल या आपके स्कूल टीचर ने आपसे पूछा हो या आपकी ट्यूशन टीचर ने आपसे पूछा हो। आप इस नोट्स को पढ़ने के बाद इस चैप्टर से रिलेटेड सभी क्वेश्चन का आंसर बहुत ईजिली तरीके से दे पाएंगे। स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है कार्नेलिया का गीत। अब आपको बहुत ध्यान से सुनना है। इसे जयशंकर प्रसाद के लेखक का नाम याद रखना है। किसके? जयशंकर प्रसाद के नाटक। इस नाटक का नाम क्या है? चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। तो पहला पॉइंट याद रखना है, जयशंकर प्रसाद के कौन से नाटक? चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। इसमें सारे मेन वो क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। प्लस याद रखना है, ये एक ऐतिहासिक नाटक है जिसकी रचना कब हुई? 1931 में हुई थी। सभी स्टूडेंट्स इन 3 से 4 इन्फॉर्मेशन को बहुत अच्छे से याद रखेंगे। आगे पढ़ते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब चंद्रगुप्त का परिचय समझना बहुत ज़रूरी है। चंद्रगुप्त नाटक का परिचय स्टार्ट करते हैं। याद रखना है, चंद्रगुप्त क्या है? एक नाटक है। तो इस नाटक में विदेशियों से भारत का संघर्ष आपको याद रखना है। क्या बताया गया है? जो विदेशी हैं, विदेशियों से जो भारत का संघर्ष रहा है, जो परेशानी रही है, और उसके संघर्ष में भारत की विजय का प्रसंग उठाया गया है। याद रखना है, भारत के संघर्ष का, भारत की कठिनाइयों का, उसकी विजय का एक प्रसंग यहाँ उठाया गया है। क्योंकि जो लेखक हैं, प्रसाद जी के मन में भारत की गुलामी को लेकर गहरी व्यथा थी। याद रखना है आप लोगों को, जो लेखक है, लेखक के बारे में बोला गया है कि जो प्रसाद जी हैं, उनके मन में भारत की गुलामी को लेकर के काफ़ी गहरी व्यथा थी। ये नाटक मौर्य साम्राज्य के संस्थापक, याद रखना है आप लोगों को कि इस नाटक की बात हो रही है जिसमें मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक हैं, जिनका नाम चंद्रगुप्त मौर्य है, के उत्थान मीन्स उनके विकास की कथा नाट्य रूप में कहता है। तो बोला गया है स्टूडेंट, जो चंद्रगुप्त मौर्य के क्या है? एक डेवलप कथा है, उस नाट्य के रूप में ये है। आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ उस समय के महाशक्तिशाली राज्य, आपको याद रखना है, राज्य मगध के राजा घनानंद। सभी स्टूडेंट्स इसे याद रखेंगे। इसमें सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो एग्जाम से रिलेटेड ही है। क्या बोला गया है? महाशक्तिशाली राज्य जो मगध के राजा हैं। मगध के राजा का नाम क्या है? घनानंद है। तो घनानंद के पतन यानी हार की कहानी भी कहता है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब बोला गया है, साथ ही उस समय के महाशक्तिशाली राज्य मगध के राजा घनानंद के पतन की कहानी भी कहता है। ये नाटक चाणक्य के प्रतिशोध और विश्वास की कहानी भी कहता है। अगर इस नाटक के अंदर प्रतिशोध और विश्वास की कहानी भी है। ये नाटक हमारे राजनीतिक, कूटनीतिक, षड्यंत्र, घात, आघात यानी विश्वासघात, द्वेष, घृणा, मातवकांक्षा, बलिदान और राष्ट्र प्रेम की कहानी भी कहता है। यानी इस कहानी में आपको सब कुछ मिलेगा, विश्वासघात भी, द्वेष भी, नफरत भी, प्रेम भी, घृणा भी, बलिदान भी, राष्ट्र के प्रति प्रेम भी। आगे बढ़ते हैं। ये नाटक प्रेम और प्रेम के लिए, अब ध्यान देना है, प्रेम और प्रेम के लिए दिए गए बलिदान की कहानी भी कहता है। याद रखना है, प्रेम और प्रेम के बलिदान की कहानी। आगे बढ़ते हैं। ये नाटक त्याग और त्याग से सीधे राष्ट्रीय एकता की कहानी भी कहता है। तो बेसिकली आप लोगों को कहानी की एक थीम दे रखी थी कि आप लोग इसके अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, ये इस कहानी को पढ़ने में कौन कौन सी भावनाएं छुपी हुई हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि राष्ट्रीय एकता की कहानी भी है। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम कार्नेलिया के बारे में पढ़ना स्टडी करेंगे, क्योंकि चैप्टर का नाम यही है, कार्नेलिया का गीत। स्टार्ट करते हैं। कार्नेलिया सम्राट सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी। स्टूडेंट्स याद रखना है कि सम्राट सेल्यूकस निकेटर की ये बेटी थी
सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य से, जो सम्राट थे जिनका नाम चंद्रगुप्त मौर्य है, उसमें क्या हुआ कि लड़ाई झगड़े में हार होने के बाद सेल्यूकस निकेटर ने उनसे मित्रता की संधि कर ली। कि क्या हुआ, जब ये जो सेल्यूकस निकेटर थे कार्नेलिया के पिता, उन्होंने क्या करा कि इनसे काफ़ी गहरी मित्रता की संधि कर ली और अपनी पुत्री जिनका नाम कार्नेलिया है उसका विवाह उनसे करा दिया। तो इस तरह उनमें गहरी दोस्ती हुई। जब सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो युद्ध में परास्त यानी हार होने के बाद, इस प्रकार मौर्य वंश की, तो इस तरह क्या हुआ कि जो मौर्य वंश की रानी बन करके कार्नेलिया का भारत में आगमन हुआ, यानी वो भारत में आई जब कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ। अब हम यहाँ बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं कि कार्नेलिया की क्या क्या विशेषताएं हैं। कार्नेलिया के व्यक्तित्व यानी उनकी पर्सनैलिटी क्या विशिष्टता के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट याद रखना है, वो सम्राट सेल्यूकस की क्या है, बेटी हैं और वो सुंदर है और चंद्रगुप्त मौर्य से वो प्रेम करती हैं और विवाह करना चाहती हैं। वो यूनानी मूल की हैं, उन्हें प्रकृति प्रेम है यानी उन्हें अपने आसपास की प्रकृति से या वो प्रकृति में इंटरेस्ट रखती हैं। भारत भूमि से उन्हें प्यार है क्योंकि वो क्या हुआ, वो चंद्रगुप्त से विवाह करने के बाद भारत में उनका आगमन हुआ तो अब उन्हें भारत से भी प्यार हो गया। भारत के गौरवशाली इतिहास की जानकारी रखने वाली हैं यानी वो भारत के इतिहास में उसके गौरव के बारे में बहुत अच्छे से जानती हैं। वो एक मधुर गायिका हैं, जो उन्होंने गीत लिखा है वो काफ़ी मधुर है, जो आगे हम स्टडी करेंगे। सौंदर्य प्रेमी है, ये काफ़ी सुंदर है, गुणी है यानी इनमें सभी गुण है। इसके साथ ये प्रतिभाशाली है, सब कुछ जानने वाली और प्रकृति में प्रेम रखने वाली। ये विदेशी होने के बावजूद भी भारत को अपनाने वाली हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि ये विदेशी होने के बाद भी ये भारत को अपनाने वाली हैं यानी भारत से और भारत की भूमि से बहुत प्रेम करती हैं। स्टूडेंट्स, ये बेसिक पॉइंट्स याद रखने हैं। इसके बाद जैसा कि मैंने कहा था, आप कोई सा भी क्वेश्चन उठा लेना एनसीईआरटी का या अपने स्कूल टीचर से आज किया गया, आप सभी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। आगे पढ़ते हैं। आगे बोला गया है हिंदी साहित्य में नाटक विधा का प्रवर्तक। तो आपको याद रखना है हिंदी साहित्य की अगर हम बात करें तो उस नाटक विधा का जो एक प्रवर्तक है, जो शुरुआत करने वाला है, वो भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। याद रखेंगे सभी स्टूडेंट्स, प्रवर्तक किसे माना जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। भारतेंदु के बाद हिंदी नाटक को नए आयाम यानी क्या हुआ कि भारतेंदु के बाद क्या हुआ, हमारे हिंदी नाटक को काफ़ी नए आयाम, नए रूप देने वाली नाटककारों में जयशंकर प्रसाद क्या रहे हैं, सबसे आगे रहे हैं यानी सबसे अग्रणी रहे हैं। नाटक को रुचिकार, उसे इंटरेस्ट बनाने में, उसे इफेक्टफुल बनाने के लिए जयशंकर प्रसाद गीत का उपयोग करते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे, जयशंकर प्रसाद अपने नाटक में इंटरेस्ट लाने के लिए, प्रभावफुल उसे और प्रभावशाली बनाने के लिए गीत का प्रयोग करते हैं। नाटक में कुल 11 गीत हैं। तो कुछ गीत प्रेम के हैं, आपको याद रखने हैं, कुछ गीत देश प्रेम के हैं, ये भी याद रखना है। इस नाटक के सभी गीतों में से 2 गीत काफ़ी लोकप्रिय रहे हैं यानी फेमस रहे हैं, जिनका इस्तेमाल अन्यत्र भी किया जा रहा है। सारी इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। तो प्रथम गीत की बात करें तो वो है अरुण ये मधुमेह देश हमारा। आगे बढ़ते हैं, आप इसका मतलब बहुत अच्छे से जानेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो बोला गया है प्रस्तुत पद्यांश में भारत देश के विषय में कहा जा रहा है। स्टूडेंट्स याद रखना है किसके विषय में कहा जा रहा है, प्रस्तुत पद्यांश में भारत के विषय के बारे में कहा जा रहा है। कहने वाले यूनानी शासक, जो यूनानी शासक है यानी सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की जो बेटी कार्नेलिया हैं, जो मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त से क्या करती हैं, प्रेम करती हैं और उनसे विवाह करना चाहती हैं और उसका विवाह चंद्रगुप्त से हो भी जाता है। तो वो भारत के भौगोलिक यानी जो एक ज्योग्राफिकल है, यहाँ पर एक प्राकृतिक सौंदर्य है, यहाँ का कल्चरल है, यहाँ की संस्कृति है, वो वैभव से प्रसन्न होकर, प्रसन्न मीन्स यानी वो भारत की इन सब चीज़ों से खुश होकर कार्नेलिया भारत को अपना देश मानने लगी है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप स्टूडेंट्स
इन दिए गए काव्यांश को पढ़ने के बाद आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर बहुत ईजी तरीके से दे पाएंगे। देश प्रेम के इस गीत में प्रसाद ने एक विदेशी महिला के माध्यम से, याद रखना है, जो देश प्रेम, जो देश से प्रेम करने वाला है, उसने अपने गीत के माध्यम से क्या करा है, विदेशी महिला जो यहाँ की नहीं है, जो बाहर देश विदेश की है, उनके माध्यम से भारत भूमि की क्या की है, तारीफ़ की है, भारत की ज़मीन की तारीफ़ की है। आगे पढ़ते हैं। यवन ग्रीक सेनापति सेल्यूक्स, जो सेनापति सेल्यूक्स की दर्शनी कन्या, जिनका नाम क्या है, कार्नेलिया है। याद रखना है कि कार्नेलिया किनकी बेटी है, सेनापति सेल्यूक्स की बेटी है। वो सिंधु नदी के तट पर प्रकृति का मनोरम दृश्य देख रही हैं, यानी वो इसके सीनरी को, एक नेचर को देख रही हैं। वे भारतवर्ष में इस मनोरम दृश्य में डूब जाती हैं और गाती हैं। तो क्या होता है, वो इसकी सुंदरता, इसकी प्रकृति देखते देखते ही गाती हैं और वो उसमें डूब जाती हैं। अब आगे पढ़ते हैं कि वो क्या क्या गाती हैं या अपने भाव को किस तरह वो प्रकट करती हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है स्टूडेंट्स, ये चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। अब मैं यहाँ हर एक लाइन का मतलब आप लोगों को समझाऊंगी। स्टार्ट करते हैं। अब एक बार आप लोग इसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेल्फ स्टडी करेंगे, खुद से रीड करेंगे। आप वीडियो को पॉज करके से रीड कर सकते हैं। तो अब यहाँ मैं थोड़ी थोड़ी लाइन आप लोगों को समझाऊंगी। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से सुनना है। तो यहाँ से शुरू होता है, अरुण ये मधुमेह देश हमारा। तो सबसे पहले आप लोगों को कठिन शब्द जानने बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ अरुण का मतलब क्या है, अरुण मतलब होता है प्रातकालीन की ललिमा, यानी जो सुबह सुबह का एक दृश्य होता है, जिसे हम लालिमा युग भी बोलते हैं, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता है एक सहारा। मतलब जो कोई अनजान है वो भारत में आएगा तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे भारत अपना है, अनजान को भी ये अपना देश लगता है। सरस ताम्रस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर। तो सबसे पहले हम शब्द के अर्थ जानते हैं स्टूडेंट, जो बहुत ज़रूरी है। तो इसका मतलब क्या होगा, मधुमेह का मतलब मिठास होता है, याद रखना है, यानी मधुरता से भरा हुआ होता है। क्षितिज का मतलब क्या होगा, धरती और आकाश के मिलने का काल्पनिक स्थान, जो वास्तविक ना हो, जो सिर्फ क्या हो, काल्पनिक हो, धरती और आकाश के, आसमान के मिलने का स्थान। ताम्रस क्या होता है, कमल, या जिसे हम तांबा भी कहते हैं। विभा, विभा मतलब क्या होगा, चमक या प्रकाश, प्रभा। तरुशिखा पेड़ों की फुनगी। स्टूडेंट्स आप लोगों को ये कठिन शब्द अर्थ पता होने चाहिए, अदरवाइज आप लोगों को आगे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो आप कोशिश करें कि वर्ड मीनिंग को आप लोग लर्न करते हुए चलें। तो आगे पढ़ते हैं। विभा मीन्स चमक, प्रकाश या प्रभा। तरुशिखा मीन्स पेड़ों की फुनगियाँ। मंगल मीन्स क्या होता है, शुभ होता है। कुमकुम मीन्स क्या होता है, लाल रंग होता है, या कुमकुम शब्द का प्रयोग सूर्य की लाल किरणों के लिए यहाँ पर हुआ है। तो आप याद रखेंगे कुमकुम का यहाँ पर जो इस्तेमाल है वो सूर्य की लाल किरणों के लिए हुआ है। अब एक बार ये रीड करते हैं। सरस ताम्रस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। भावार्थ जानते हैं स्टूडेंट्स, ये इसका दिया गया नीचे भावार्थ है। तो स्टार्ट करते हैं, आप इसे बहुत ध्यान से समझेंगे। बोला गया है, प्रस्तुत पाद्यांश में कार्नेलिया ने भारत देश की भूगोलिक, उसकी प्राकृतिक और सांस्कृतिक सौंदर्य की प्रशंसा करते हुए कहती हैं, यानी उसकी तारीफ करते हुए कहती है जो भारत भूमि है वे पवन भूमि है। वो क्या है, पावन भूमि यानी पवित्र भूमि है, जहाँ क्या होता है, सर्वप्रथम ज्ञान और सभ्यता का सूर्योदय होता है। मतलब यहाँ पर क्या होता है, सनराइज होता है। ये पहले ऐसे स्थान है जहाँ पर सनराइज होता है। ये देश मधुरता से भरा है। यहाँ के लोगों के दिलों में सबके लिए क्या है, अपनापन है और प्रेम का भाव भरा हुआ है। स्टूडेंट्स आपको एक एक वर्ड याद रखना है। आप इसे पढ़ने के बाद किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। यह अनजान क्षितिज का प्रयोग विदेशी शरणार्थियों के लिए किया गया है। अच्छा, अब यहाँ पे जो इस्तेमाल किया गया था अनजान क्षितिज का प्रयोग, यानी जो बाहर से विदेशी हैं
शरणार्थी जो भारत से आते हैं उनके लिए, जो दूसरे देश से आते हैं भारत में उनके लिए क्या गया है। तो यहाँ पे कवि हैं वो ये चाहते हैं कि भारत भूमि की विशेषता है कि यहाँ क्या होता है, अनजान परदेशी को भी, जिन्हें हम नहीं जानते, उनको भी भारत भूमि में आकर आश्रय मिल जाता है। जैसे उन्हें ऐसा लगता है कि ये उन्हीं का ही देश हो, उन्हें ये देश अपना सा प्रतीत होता है, यानी अपना लगता है। कार्नेलिया को भारत के प्रातःकालीन जो सुबह का दृश्य है वो बहुत अच्छा लगता है। उससे लक्षित होते हुए वो क्या कह रही है, प्रातःकाल होते ही सूर्य का प्रकाश पेड़ों की शाखाओं पर पड़ता है ना। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो सूर्य का प्रकाश है वो सबसे पहले भारत में ही पड़ता है, भारत की पेड़ों की शाखाओं पर। वहाँ से वो छन छन कर चारों तरफ फैलने लगता है। उस समय सूर्य का प्रकाश क्या होता है, लाल होता है और वो हर तरफ से पेड़ों को घेर लेता है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे जो पेड़ों की शाखाएं हैं वे कमल के फूल के बीच खुश होकर नाच रही हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सुबह सुबह जो सूर्य का प्रकाश फैलता है तो उसकी जो किरणें होती हैं वो पेड़ों से छन छन कर धरती पर पहुंचती हैं, भारत की धरती पर। धरती की हरियाली जब सूर्य की ये लाल किरणें बिखेरती हैं तो ऐसा लगता है किसी ने पूरी धरती पर मंगलकारी कुमकुम या गुलाल बिखेर दिया है। तो क्या बताया गया है, जब भी सूर्य की लाल किरणें धरती पर बिखेरती हैं, पड़ती हैं, तो ऐसा लगता है किसी ने कुमकुम यानी लाल रंग को चारों तरफ या गुलाल को बिखेर दिया हो, यानी फैला दिया हो। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप लोग इसे खुद से रीड करेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जो अभी मैंने आपको ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक समझाया है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आगे बोला गया है आपको याद रखना है, वो आपसे एग्ज़ाम में भावार्थ भी पूछता है, जिसमें आप लोगों को ये वाली लाइंस दे दी जाती हैं और इसको एक्सप्लेन करके आपको लिखना होता है। आपको इसमें कोई सी भी लाइंस दे दी जाएंगी जिसका आप क्या लिख कर आएंगे, भावार्थ लिख करके आएंगे, जो अभी मैंने आपको समझाया है। तो ये पूरा पैरा पढ़ने के बाद और समझने के बाद ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा स्टूडेंट जो आपको ना समझ में आया हो। चाहे आप कोई सा भी क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं, वो आपके एक्सरसाइज का हो, एनसीईआरटी का हो, आपके स्कूल टीचर ने आपसे आस्क किया हो, आपको ये बहुत अच्छे से इसी तरीके से आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। अब हम शिल्प सौंदर्य को सीखते हैं। आई होप भावार्थ आप लोगों को लिखना और समझ में आया होगा। अब शिल्प सौंदर्य स्टार्ट करते हैं। अरुण ये मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, सरस ताम्रस गर्भ विभा पर नाच रही तरुषी का मनोकर, चिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। जो अभी मैंने आपको सारा एक्सप्लेन किया ये सब वही है। शब्द स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप भाषा की लक्षणता बताएंगे कि भाषा कहती है, भाषा आप हमेशा याद रखेंगे, आपको एक पॉजिटिव पॉइंट लिखना होता है कि ये मधुमेह है, बहुत मीठी है, मधुमेह भाषा है, और उसके आगे शब्द लिख देंगे। जैसे ताम्रस गर्भ विभा पर लिखा गया है, मंगल कुमकुम लिखा गया है, तो ये सब क्या है, बहुत मधुमेह है, बहुत अच्छे लगते हैं। रूपक अलंकार आप लिखेंगे। रूपक अलंकार क्या है, यहाँ से जीवन हरियाली बेसिकली कंपेयर किया गया है। मानवीयकरण अलंकार, नाच रही तरुशिखा मनोहर है। तरुशिखा मीन्स पेड़ की फुनगियाँ, तो बिन इंसानों की तरह नाचता हुआ बताया गया है, तो इसलिए मानवीकरण अलंकार है। चित्रात्मकता बताई गई है, यानी सरस ताम्रस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर, जो पेड़ की फुनगियाँ हैं वो नाच रही हैं, आप इसे एक अपने इमेजिनेशन में रियलाइज कर पाते हैं। रस कौन सा है यहाँ पर, अद्भुत द्रव्य, अद्भुत रस है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वाला स्टूडेंट्स याद रखना है। बिंब कौन सा है, दृश्य बिंब है, यानी जब भी आपने ये स्टोरी पढ़ी होगी या मैंने समझाया होगा तो आप एक अपने ब्रेन में इमेजिनेशन को आपने फील किया होगा, एक इमेजिनेशन देखी होगी कि हाँ भारत है और उसकी लाल सूर्य की किरणें हैं वो भारत पर पड़ती हैं, तो ये सब आप इमेजिनेशन में देख पा रहे हैं। भाषा कैसी है, भाषा आपको याद रखना है, पॉजिटिव पॉइंट्स लिखते हैं। विषयानुकूल सरस से और क्या है, परिष्कृत है, तत्सम प्रधान, और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि ये खड़ी बोली है, इसमें खड़ी बोली वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। जैसे तरुशिखा हो गया, गर्भ विभा हो गया, कुमकुम हो गया,
तो आप इसे याद रखेंगे। अन्य विशेषताएं देखते हैं। इस गीत में भारत की गौरव गाथा यानी हमारे भारत के मान सम्मान के बारे में, इसकी भूगोलिक के बारे में, इसके प्राकृतिक दृश्य के बारे में, इसके सांस्कृतिक कल्चर के बारे में और इसके सौंदर्य का वर्णन किया गया है। तो ये क्या है, गीता विद्यमान है। छायावादी शिल्प शैली दृष्टिगोचर हो, तो अब याद रखोगे कौन सी शैली दृष्टिगोचर होती है। ऐसी शैली को हम क्या कहते हैं, छायावादी शिल्प कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ये याद रखना है। अब आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाने हैं, ये आप लोगों का होमवर्क है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैं आप लोगों के लिए एक बार क्वेश्चन रीड कर देती हूँ। कार्नेलिया मगध की राजकुमारी थी, तो इसके अंदर स्टूडेंट सही गलत को बताना है। क्या कार्नेलिया मगध की राजकुमारी थी। इस गीत का जो मूल भाव है वो भारत की गौरव गाथा, यस भूगोलिक, यस प्राकृतिक और सांस्कृतिक सौंदर्य का वर्णन है, यस ऑब्वियसली ट्रू। ये कि जयशंकर प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक से, नो यहाँ पर क्या था, चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। तो आप ये बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर पा रहे होंगे। कार्नेलिया और चंद्रगुप्त का विवाह हो जाता है। आई नो कि आपको आंसर पता है। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये आंसर सॉल्व करके दिखाएंगे। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है, अरुण ये मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। सॉरी स्टूडेंट्स, ये सब कुछ हम रीड ऑलरेडी कर चुके हैं, समझ चुके हैं, ये पीडीएफ में रिपीट हो चुका है। इसके अलावा हमने भावार्थ को भी बहुत अच्छे से जाना, शिल्प सौंदर्य भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। इसके आगे बूझे तो जाने हैं, जो आप लोगों को मुझे आंसर बताना होगा। आप लोगों को होमवर्क है, आप लोग मुझे इसके आंसर बताएंगे। अब आगे देखते हैं कि और कुछ रहता तो नहीं है। तो अब आगे का नेक्स्ट काव्य शुरू होता है, यहाँ से स्टार्ट कर। लघु सरदून से पंख पसारे, शीतल मिलिए समीर साए। स्टूडेंट्स, आप लोगों को एग्जाम में गिवन होगा, आप लोगों को इसका भाव अर्थ या शिल्प सौंदर्य लिखने को बोला जाएगा। तो सबसे पहले इसका शिल्प सौंदर्य देखते हैं। हमेशा की तरह भाषा की लक्षणता आप कैसे लिखेंगे कि ये क्या है, मधुर है, या आप लघु सरदून भी कह सकते हैं। और कुछ वर्ड्स लिख देंगे कि ये आप बताएंगे ये काफ़ी मधुर है, जैसे शीतल मलय समीर हो गया, खगनील बरसात हो गया, बादल करुंजल अनंत हो गया। उपमा अलंकार देखते हैं। क्या बोला गया है, लघु सुरधुन से, यानी इसके अंदर कंपैरिजन किया गया है। जहाँ पे भी सी आता हो वो क्या बेसिकली आप उसे उपमा अलंकार पर टिक करेंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं अनुप्रास अलंकार, समीर सहारे नीड, जिसके अंदर किसी का भी नाम हो। जैसे अभी यह नाम दिखाई दे रहा है समीर, तो आप हमेशा समझ जाना ये अनुप्रास अलंकार है। रूपक अलंकार पढ़ते हैं, इसमें क्या दे रखा है, करुणा जल दे रखा है। तो ये सारे अलंकार आप लोगों को बच्चों ध्यान रखने हैं, ताकि आप लोग अपने एग्जाम में शिल्प सौंदर्य को बहुत अच्छे से लिख कर आ पाएँ। आगे बढ़ते हैं। चित्रात्मकता बतानी है जो दे रखी है, लघु सरधनु से पंख हमारे, यानी सभी पर क्या हो रही हो, सुख की वर्षा हो रही हो। अभी मैं आगे आप लोगों को भावार्थ में समझाऊंगी, इसमें हम एक एक वर्ड का मतलब समझेंगे। अभी हम शिल्प सौंदर्य को लिखना समझना सीख रहे हैं। बरसाती आंखों के बादल, यानी ऐसा लग रहा हो कि वो मानो सब पर सुख छिड़क रहे हो। रस हमेशा की तरह आपको याद रखना है। अद्भुत रस से बिंब भी याद रखना है। दृश्य बिंब, भाषा भी आप कॉमन रखेंगे। विषय अनुकूल सरह से परिष्कृत तत्सम प्रधान, और इसके साथ साथ खड़ी बोली का इस्तेमाल भी यहाँ किया गया है। अन्य विशेषताएं पढ़ते हैं एक बार। क्या बोला गया है, भारत की गौरव के बारे में बताया गया है, भूगोलिक प्राकृतिक सांस्कृतिक के बारे में, इसके सौंदर्य के बारे में, और ये कैसे इसके अंदर दृष्टिगोचर होता है, छायावादी शिल्प शैली का। तो आप भी अपने एग्जाम में इस फॉर्मेट से शिल्प सौंदर्य को लिख करके आएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, जो लास्ट बचा है जिसमें हम शब्द मित्रता को जानेंगे। हेम कुंभले उषा सवेरे, भारत डुलकाती सुख मेरे, मदिर उगते रहते जब जाकर रजनी भर रात। भर तारा, तो हेम का मतलब क्या होता है, सोन, यानी सोना या पाला, या जिसे हम ओस भी कहते हैं। कुंभ मतलब क्या होता है, घड़ा होता है। उषा मतलब क्या होता है, प्रातःकाल यानी सुबह का समय। मंदिर यानी
मदमस्त या नशे में चूर। रजनी मीन्स क्या होता है, क्या होता है, रजनी मीन्स रात्रि होता है। तो आप इन शब्द अर्थ को याद रखेंगे। भावार्थ यहाँ से शुरू होता है जो हमने ऊपर पढ़े हैं। अब इसका हम मतलब समझेंगे। स्टार्ट करते हैं। भावार्थ में आप हर एक लाइन का मतलब बताते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश कार्नेलिया क्या कहती हैं कि यहाँ सुबह का वातावरण कैसा होता है, बड़ा मनमोहक होता है। चारों ओर क्या होता है, सूर्य की सुनहरी किरणें फैली हुई होती हैं। ऐसा लगता है कि जैसे जो उषा रूपी सुंदरी हेमकुंभ, यानी इसका क्या मतलब है, जो सोने का घड़ा जो सूर्य है वो सूर्य लेकर निकली हो। यानी इतना मनमोहक दृश्य लगता है कि जो सोने का घड़ा है, जो सूर्य है, वो ऐसा लगता है कि जैसे वो सूर्य लेकर निकली हो, जिसमें से वे सभी पर सुखों की वर्षा कर रही हो। अब प्रातःकाल यानी सुबह के समय में क्या होता है, ये वातावरण कार्नेलिया के आनंद को बढ़ा रहा है। यानी ये उसको इतना अच्छा लगता है कि ऐसा लगता है कि उसके उत्साह में वृद्धि हो रही हो। सुबह होते ही क्या होता है, चारों तरफ जो सूर्य की किरणें हैं वो फैलने लगती हैं और रात भर टिमटिमाने के बाद तारे सूर्य के इस बढ़ते प्रकाश में धुंधले पड़ने लगते हैं। जैसे आपने देखा भी होगा कि रात में क्या होता है कि जो तारे होते हैं वो सूर्य के इस बढ़ते प्रकाश में, क्योंकि तारे इतने ज़्यादा दिखाई देने लगते हैं कि जो सूर्य के इस प्रकृति प्रकाश में क्या होता है, वो धुंधले पड़ने लगते, यानी जो तारे हैं वो धुंधले पड़ने लगते हैं, क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश क्या होता है वो बढ़ते प्रकाश में। कार्नेलिया फिर कहती हैं कि तारे रात भर से जागे हुए हैं। अब कार्नेलिया क्या कहती है उन तारों को देखकर, वो रात भर से जागे हुए हैं, इसलिए उन्हें इतनी नींद आ रही है कि वे किसी नशा किए हुए व्यक्ति की तरह ऊँघ रहे हैं। जब वो धुंधले तारों को देखती हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि जो तारे हैं वो रात भर से जागे हुए हैं और वो नशे में झूम रहे हैं। यहाँ तारे के उगने का आशय तारों के धुंधला पड़ने से है। यह आपको याद रखना है कि जो तारे के उगने के बारे में बताया गया है तो वो तारों के धुंधला होने से पड़ा है। वस्तुत भारत की प्रातःकालीन शोभा अवर्णनीय है, यानी जो सुबह का दृश्य है उसे वर्णित नहीं किया जा सकता। रात भर चमकने वाले जो तारे हैं वो भोर के समय मध्यस्थ हो उगने लगते हैं। क्या होता है कि जो तारे हैं वो रात के समय उगने लगते हैं और उषा रूपी सुंदरी रूपी घड़े के आकाश रूपी कुएं में डूब कर लाती। यानी जो प्रातःकाल है वो सुबह है, वो सुंदरी सूर्य रूपी, यानी वो सूर्य में सूर्य रूपी घड़े को आकाश रूपी कुएं में डूब कर लाती है। तो तब यहाँ पर सुबह का दृश्य दिखाई देता है और भारतवर्ष पर आनंद और सुख का प्रकाश बिखेर देती है। जब सूर्य उगता है, जब सनराइज करता है, कि मानो जैसे सूर्य ने क्या करा हो, सोने का एक घड़ा फेंक दिया हो और चारों तरफ सुख का प्रकाश बिखेर दिया हो। आगे बढ़ते हैं। अगेन आपको कुछ लाइन दे रखी हैं, उसका शिल्प सौंदर्य लिखना है। हेमकुंभ से उषा सवेरे भरती ढुलकाती सुख मेरे, मदिर उगते रहे जब जागकर रजनी भर। यानी उन तारों को देखकर ऐसा लगता है रात के समय कि जैसे वो नींद में ऊँघ रहे हो और उनकी नींद पूरी नहीं है, वो नशे में चूर हो। शिल्प सौंदर्य सीखते हैं तो भाषा की लक्षणता लिखेंगे आप, जो क्या है, हेमकुंभ है, यानी भाषा की लक्षणता बतानी है वो कैसी है। तो आप मधु में लिखेंगे और उन वर्ड्स को लिख देंगे जो आपको इसमें दिया गया है। हेमकुंभ में कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार का इस्तेमाल किया गया है। अनुप्रास अलंकार में जब जागकर, बेसिकली जो बीच में डैश दे रखा है। मानवीय अलंकार में कंपैरिजन मिलेगा, उषा और तारों का मानवीयकरण किया गया हो कि तारों को यहाँ पर नींद में उगता हुआ बताया गया। चित्रात्मकता बतानी है। हेमकुंभ ले उषा सवेरे भरती, मंदिर उगते रहे जब जाकर रजनी भरता रहा, कि जैसे ऐसा लगता है कि सुबह क्या हुआ हो कि सूर्य ने अपना जो घड़ा है, जो सोने से, जो सूर्य से भरा है, वो चारों तरफ फैला दिया हो। आगे बढ़ते हैं। रस याद रखना है, अद्भुत रस है। बिंब हमेशा की तरह दृश्य बिंब है, प्रतीक बताना है। घड़ा
उषा और क्या है, तारा है। यानी इनकी तरफ प्रतीक किया गया है। घड़ा में सूर्य की रोशनी को बताया गया है कि उसमें ये भरी हुई है। उषा और तारा, तारा को बताया गया है, तारों को, कि वो नींद में ऊँघ रहे हैं। भाषा विषय अनुकूल लिखनी है, परिष्कृत लिखनी है और घड़ी बोली के बारे में भी आप लिखेंगे। अन्य विशेषता के वही जो हम अभी तक हम लोग पढ़ते हुए आए हैं कि जो भारत की गौरव गाथा है, भूगोलिक है, प्राकृतिक सांस्कृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है। और याद रखना है दृष्टिगोचर होता है। शैली कौन सी दृष्टिगोचर होती हुई बताई गई है, छायावादी शिल्प को बताया गया है। अब लास्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं अपना, जिसमें बोला गया है कार्नेलिया के गीत की विशेषता बतानी है। तो इस गीत में भारत के गौरव के बारे में गाथा, उसके भूगोलिक, प्राकृतिक और सांस्कृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है। जो अभी हमने पढ़ा भारत के सूर्य के बारे में, उसके तारे के बारे में, उनकी भूगोलिक दृष्टि के बारे में भी पढ़ा है। छायावादी शिल्प शैली दृष्टिगोचर होती है। भाषा कैसी है, खड़ी बोली है। आगे पढ़ते हैं, लक्षणीयता कैसी है, भाषा कैसी है, लाक्षणिकता एवं प्रतीकात्मकता है। चित्रात्मकता या बिंब का प्रयोग हुआ गया है। दृश्य बिंब के बारे में बताया गया है, या इन ऐसे गीत को हम दृश्य बिंब बोलते हैं। उषा, घड़ा और तारों के माध्यम से प्रतीकों का प्रयोग, और इसके अंदर काफ़ी अलंकारों का इस्तेमाल किया गया था। मानवीकरण, उपमा, अनुप्रास अलंकार का, सर्वनाम का भी उपयोग किया गया है, विशेषण का भी उपयोग किया गया है। यहाँ पर संगीतात्मकता और गीता है, यानी ये जो आपको गीत दे रखा है वो आप लोग इसे एक ले बना के भी गा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से चैप्टर फिनिश होता है। अब आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं जो आप मुझे सॉल्व करके दिखाएंगे कमेंट सेक्शन में। आगे और भी दे रखे हैं, अभ्यास कार्य जो आपके होमवर्क है, जो आपका होमवर्क है जिसमें काव्य सौंदर्य स्पष्ट करने को दिया गया है, और भी क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं वो आप मुझे सॉल्व करके बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।